सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको भारत की पार्लियामेंट से संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट शॉर्ट में बता देता हूँ, जिससे इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपके बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएं। अब यहाँ पर संसद को समझने से पहले आप इन 3 आर्टिकल को स्पेशली याद रखिएगा, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81। भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में देखिए, संसदीय शासन प्रणाली का उल्लेख किया गया है, जो कि भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से एडॉप्ट की गई है। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि भारत में द्विसदनी संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से एडॉप्ट की गई है, तो याद रखिएगा ये ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में एडॉप्ट की गई है। देखिए, द्विसदनी संसदीय प्रणाली का मतलब होता है जिसके 2 सदन होते हैं। अब भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है और संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। देखिए, संसद के सदन तो 2 होते हैं, लेकिन इसका तीसरा अभिन्न अंग जो है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। देखिए, भारत में लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से करवाया जाता है। इसका मतलब होता है लोकसभा के सदस्यों को भारत का आम नागरिक चुनता है। इसके विपरीत देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करवाया जाता है। इसीलिए लोकसभा को निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स और राज्यसभा को उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछा जाए किस सदन को निम्न सदन के नाम से या हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है, तो लोकसभा को, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से या उच्च सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। क्योंकि लोकसभा को हर 5 साल में भंग किया जा सकता है, इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा स्थायी सदन कहलाता है। इसके बाद देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसी के साथ साथ लोकसभा का कार्यकाल भी दोस्तों 5 वर्ष का ही होता है। हालांकि इसे 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का है। अगर हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसीलिए राज्यसभा का कार्यकाल अनंत काल तक रहता है। लेकिन इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है। हर 2 वर्ष में देखिए राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, इसीलिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 हैं। इन 552 सीटों में से देखिए 20 सीटें जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से ली जाती है। दोस्तों, लोकसभा में सीटों का जो आवंटन है वो प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर किया गया है, और यह जो डिवाइडेशन है 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। अगला जो डिवाइडेशन है वो 2026 के बाद किया जाएगा। मतलब 2026 तक लोकसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन चेंज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हैं। लोकसभा में 552 सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं जो कि एंग्लो इंडियन के लिए मनोनीत की गई हैं। इन 2 एंग्लो इंडियन सीटों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, और राज्यसभा में 12 सीटों पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। देखिए, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता, इसीलिए कोई भी सदन देखिए साल में न्यूनतम 2 बार लगाया जाता है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 80 सीटें लोकसभा की है और 31 सीटें राज्यसभा की है। इसके बाद देखिए, लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो लोकसभा में से ही बहुमत द्वारा चुना जाता है। जबकि राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वो सभापति द्वारा की जाती है, जो कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। बहुत बार हमसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस सदन की अध्यक्षता इसके सदस्य द्वारा नहीं की जाती। तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा की अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसे राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अगर कभी भी संसद में धन विधेयक लाया जाता है तो वो हमेशा लोकसभा में ही रखा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है, तो धन विधेयक को हमेशा सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। देखिए, अगर किसी भी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा एकमत नहीं होते तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है या संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसकी अध्यक्षता देखिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
इसके अलावा देखिए दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति को भी आरक्षण दिया गया है। लोकसभा की 552 सीटों में से 84 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको भारत की संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बताया है, जिससे आपके इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को इसका आंसर पता चल ही गया होगा। भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 79 में किया गया है, तो आंसर बी। आर्टिकल 79 में भारत की संसद का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का और आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। भारतीय संसद के ऊपरी हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें से राज्यसभा को ऊपरी सदन के नाम से जाना जाता है, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, तो आंसर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए, सभी फैक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ही इजीली अब सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर डी। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को लोकसभा में निर्वाचित होना है तो उसे न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, और अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा में निर्वाचित होना है तो उसे न्यूनतम 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो है वो 2026 तक यथावत रहेगा, मतलब 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो भारत की लोकसभा में अधिकतम 552 सीटों का निर्धारण किया गया है, जिनमें से 530 राज्यों की सीटें हैं, 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से ली गई है और 2 सीटों पर एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार देखिए, 552 सीटें अधिकतम लोकसभा में निर्धारित की गई हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि दोस्तों राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, तो आंसर हो गया आंसर बी। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि ये निरंतर चलने वाला सदन है। 1952 से जब से राज्यसभा की शुरुआत की गई है ये निरंतर चल रही है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यह नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 331 के तहत की जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो संसद के किसी भी सदन के 2 सत्र के बीच 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो दोस्तों लोकसभा के 1 साल में कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और 31 राज्यसभा की सीटें हैं, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बाद देखिए, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जो हैं वो महाराष्ट्र राज्य में हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, तो आंसर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए गए हैं? देखिए, राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो विशेष क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, तो आंसर हो गया आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी को भी राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो उसे न्यूनतम 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, तो आंसर हो गया 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन देख लीजिए दोस्तों, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। बिल्कुल सही, लोकसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा का सदस्य चुना जाता है। इसके बाद देखिए, निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है।
तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। देखिए, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो आंसर हो गया आंसर सी। लोकसभा के निर्वाचन के बारे में ऑप्शन सी सही नहीं है। इसके बाद देखिए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। क्योंकि यूपी की पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसीलिए लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें भी उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। आगे देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखिए, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन याद रखिएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो दोस्तों, डिटेल में इसके बारे में मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि किस सदन का सदस्य उसका अध्यक्ष नहीं होता। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक जो है वो सर्वप्रथम कहाँ रखा जाता है। तो सबसे पहले तो आप इसके आर्टिकल को जान लीजिए। भारत के संविधान के आर्टिकल 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया और आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्लियर? अब देखिए, जब भी संसद द्वारा धन विधेयक लाया जाता है तो वो हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो आंसर हो गया आंसर डी। अगर कोई भी मनी बिल संसद में लाया जाता है तो उसे सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है और लोकसभा में पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा किसी भी मनी बिल को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन में राज्यसभा मनी बिल को पास नहीं करती है तो लोकसभा यह मान लेगी कि मनी बिल पास हो चुका है और उसे राष्ट्रपति के साइन के लिए भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति किसी भी मनी बिल पर साइन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि राष्ट्रपति ही मनी बिल को लोकसभा के पटल पर रखता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको मैंने मनी बिल के जितने भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी बता दिए हैं। तो अब अगर आपको एग्जाम में मनी बिल पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। राष्ट्रपति मनी बिल को लोकसभा के पटल पर रखेगा, लोकसभा में पास होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा मनी बिल को 14 दिन तक रोक सकता है और राज्यसभा में पास होने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा और राष्ट्रपति को मनी बिल पर साइन करनी पड़ेगी। ना तो राष्ट्रपति मनी बिल को पुनः विचार के लिए भेज सकता है और न ही उसे अपने पास रोके रख सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो देखिए, राज्यसभा दोस्तों एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए। तो देखिए, लोकसभा में अगर किसी भी पार्टी को विपक्षी दल की मान्यता चाहिए तो उसे लोकसभा की कुल सीटों का 1/10 सीटें मिलनी चाहिए। अब लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं 552, तो इसका 1/10 लगभग 55 सीटें होती है। तो आंसर ए। अगर किसी भी दल को लोकसभा में विपक्ष का दर्जा चाहिए तो उसे न्यूनतम 55 सीटें लोकसभा की प्राप्त करनी चाहिए। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है। तो 1972 में 31वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो आंसर हो गया आंसर ए। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लोकसभा में अनुसूचित जातियों को आरक्षण संविधान के आर्टिकल 330 के तहत दिया जाता है और इस आर्टिकल के तहत वर्तमान में 552 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो ये हो गया। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। तो लोकसभा में यूनियन टेरिटरी की अधिकतम 20 सीटें हो सकती है। 530 सीटें सामान्य राज्यों से, 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सीटें एंग्लो इंडियन सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो वो संख्या कितनी है दोस्तों, 84। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो देखिए, संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 85। संविधान के आर्टिकल 85 में लोकसभा का सत्र, सत्रावसान और विघटन की शक्तियां दी गई है। आर्टिकल 85 के तहत प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा का सत्र बुला सकता है
उसका सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। तो आंसर डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा की बैठक जो है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा समाप्त की जा सकती है। और ये तीनों प्रावधान जो हैं आर्टिकल 85 में उल्लेखित हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप कभी भी मत भूलिएगा। एग्जाम में ये काफी बार पूछा गया है, अनलिमिटेड टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो आंसर सी, लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आई होप आपको संसद के दोनों सदन और उसके जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से याद हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें आंसर जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए।